ओके यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को कवर करेंगे और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या? देखो, बेंजामिन ब्लूम का नाम आप सभी को पता ही होगा। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में उन्होंने टेक्सोनॉमी ऑफ, जो ओरिजिनल थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिया था। देखिए, बेंजामिन ब्लूम जो है, ये वो कहते थे कि जब एक टीचर पढ़ाने जाता है, जब कंटेंट को प्रेजेंट करता है, तो देयर आर सर्टेन लेवल जिस बेस पर उनके ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि 3 डोमेन में उनका डेवलपमेंट हो। पहला कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। तो ये सब जो बातें हैं, ये बेंजामिन ब्लूम्स ने ही दी थी 1956 में। और बाद में जो उनका खासकर जो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया 2001 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जिसमें कि मेनली जो है इसमें एंडरसन का नाम आता है रिवाइज करने में, एंड रैथोल के साथ भी और भी रिसर्चर्स थे जिन्होंने जो है कॉग्निटिव डोमेन को, जो बेंजामिन ब्लूम ने ओरिजिनली दिया था, उसको रिवाइज किया था। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या। इसमें 3 डोमेन की बात की गई, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। मेनली बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन पे काम किया था। फिर धीरे धीरे जो साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने और बाकी के जो 2 डोमेन है, इन डोमेन पे भी काम करना बाद में चालू किया था। तो जब हम बेंजामिन ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक जो डोमेन है उसकी बात करें, तो सबसे पहले जो है ओल्डर वर्जन में 1956 में जो आया था, जो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इसके निमोनिक होता है याद करने का, के आ से, ऐसे करके याद रखना, के। ठीक है, जिसमें आता है नॉलेज, सबसे लोएस्ट लेवल है ये। जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का नॉलेज चेक किया जाता है। ये नॉलेज जो चेक किया जा रहा है, या जो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हैं नॉलेज डोमेन में, आप बच्चों का लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो नॉलेज डोमेन, नॉलेज के बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये जो ऊपर के 3 है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं। क्योंकि ये जब स्टेज आप चेक कर रहे हैं, बच्चों का जो थिंकिंग स्किल है वो एक हायर ऑर्डर पे होता है, हायर लेवल पे बच्चा सोचना चालू करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना चालू करता है। तो ये सब चीजें तभी होंगी। ठीक है, इसी को जब न्यू वर्जन 2001 में एंडरसन और रैथोल लेकर आए थे, उन्होंने क्या किया, ये जो था ये नाउन फॉर्म में था, नाउन संज्ञा के फॉर्म में था, और इस नाउन को वर्ब में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया। जैसे नॉलेज को बना दिया रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को बना दिया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को बना दिया अप्लाइंग, एनालिसिस को बना दिया एनालाइजिंग, सिंथेसिस, अब ध्यान दीजिएगा, सिंथेसिस को ये ऊपर लेकर गए और बना दिया क्रिएटिंग, और इवैल्यूएशन सिंथेसिस के नीचे आएगा, वो बन गया इवैल्यूएटिंग। तो इसको याद करने का निमोनिक है रू आ एक। क्या है? रू आ एक, यानी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। एग्जाम में सिंपल आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोला जाता है कि ये डोमेन्स के नाम होते हैं एंड यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली, लोअर से हायर थिंकिंग स्किल्स की तरफ। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि इन हर डोमेन में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर चेकिंग, यानी कि नॉलेज डोमेन को अगर आप चेक कर रहे हैं तो कौन सा की वर्ब है जो आप चेक कर रहे हैं, क्या चाहते हैं बच्चा क्या कर ले इस डोमेन में,
ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम चलते हैं इस टेबल की तरफ। सबसे पहला लेवल है नॉलेज। तो नॉलेज में आप क्या चेक कर रहे हैं? नॉलेज का मतलब इस लेवल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बच्चा फैक्ट्स को रिकॉल कर पाए। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है ना? जैसे आपसे पूछा जाता है कि यूजीसी का चेयरमैन कौन है, या कमीशन कमिटीज के बारे में जो आपसे पूछा जाता है, वो नॉलेज लेवल ही आपका चेक किया जा रहा है। यानी फैक्ट्स को आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इसके जो कीवर्ड्स है, देखो ये वाला जो टेबल है ना, इसको आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, नॉलेज में क्या है? कीवर्ड्स, डिफाइन करना। बच्चा डिफाइन कर पा रहा है, बच्चा लिस्ट कर पा रहा है, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है, या नेम कर पा रहा है, नाम दे पा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, लिस्ट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का नाम बताइए, लिस्ट करिए। अगर बच्चा इसका जवाब दे रहा है, मतलब आप नॉलेज लेवल पे बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं। सबसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। बच्चे ने पढ़ लिया, रट लिया और आंसर दे दिया कि भाई हमारे जो है प्लैनेट्स वो इस तरह से सीक्वेंस में है। ठीक है, तो नॉलेज लेवल पे क्या हो रहा है? डिफाइन कर रहा है बच्चा, नॉलेज लेवल है। लिस्ट कर पा रहा है बच्चा, नॉलेज लेवल है। आइडेंटिफाई कर रहा है, नेम कर रहा है। दूसरा लेवल ऊपर जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि आप इंफॉर्मेशन के मीनिंग को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या कीवर्ड्स है, ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है, जैसे आपने बच्चे से पूछा कि न्यूटन्स लॉ अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, ये आप अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे आ गए हो। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर पा रहा है बच्चा, समराइज करना, पैराफ्रेज करना, या डिस्क्राइब करना किसी चीज को, ये सारे कीवर्ड्स है कॉम्प्रिहेंशन लेवल के। इसके बाद एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन आप समझते हैं, नॉलेज जो आपने गेन किया उसको आप नए सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पे कीवर्ड्स है सॉल्व करना, अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट करना, या यूज करना। जैसे कि आपने एग्जाम्पल है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, है ना? या फिर आप किसी भी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अप्लाई ही कर रहा है नॉलेज को। ठीक है, फिर आते हैं उसके ऊपर वाले लेवल पे, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना। अब जो कंसेप्ट उसने पढ़ लिया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ेगा और फिर उन टुकड़ों के बीच के रिलेशनशिप को समझेगा। जैसे कि कंपेयर द थीम्स ऑफ टू डिफरेंट नॉवेल। दो नॉवेल है, या अगर मान लीजिए इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हैं एनालिसिस करने का, जैसे कि दो अलग अलग कंसेप्ट है, उन सबको कंपेयर करो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कंपेयर द साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन, तो ये अब आप एनालिसिस करोगे, हर टुकड़े को तोड़ोगे, मतलब हर कंसेप्ट को टुकड़ों में तोड़ोगे और फिर रिलेशनशिप को समझोगे। तो इसमें आप देखो क्या है कीवर्ड, एनालाइज करना, तो ये तो समझ में ही आ रहा है। डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है, अंतर को समझ पा रहे हैं आप कंपेयर जब कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना, कंपेयर करना, ये सब एनालिसिस के कीवर्ड्स हैं। फिर आते हैं सिंथेसिस। अब आपने जोड़ दिया, कंपाइल कर दिया इंफॉर्मेशन को नए तरीके से, तो अब आप क्रिएट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे आप बच्चों से बोलो कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट फोटोसिंथेसिस। जब आप डिजाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, तो गलती से एप्लीकेशन लेवल मत कर देना। एक नई चीज डिजाइन कर रहे हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई कंसेप्ट आपने पढ़ लिया और उसको किसी सिचुएशन में अप्लाई किया उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। जैसे मैथ्स का सम है, मान लीजिए कि आप सीपीएसपी पढ़ते हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हो आप कंसेप्ट को, और जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ये सिंथेसिस नहीं हुआ, आप अप्लाई कर रहे हैं बस। लेकिन कोई आपसे बोलते कि एक नया ही कोई जो है थ्योरी आप डेवलप करिए, डिजाइन करिए, वो सिंथेसिस स्टेज है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लगेगा। ठीक है, और इवैल्यूएशन उसके बाद आएगा, जहां पे जजमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड।
तो यहाँ के कीवर्ड्स क्या है? इवैल्यूएट करना, जस्टिफाई करना, डिफेंड करना, अप्रेज करना, ये सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए ताकि आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका है अकॉर्डिंग टू पुराना वाला वर्जन जो था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, केसी आसे, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन आया, हायर ऑर्डर में एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन आया। हिंदी में भी मैंने यहां पे दे रखा है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जरूर इसके जो मुख्य क्रियाएं हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा और अपना लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो है ये रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पे है। रुआ एक है तो सेम ही चीज, बस उन्होंने वर्ब के फॉर्म में पूछ दिया, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका भी कीवर्ड तो सेम ही होगा। मोर ओवर रिमेंबरिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन ही है, तो रिकॉल कर रहे हैं आप। अंडरस्टैंड मतलब ही होता है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, समराइज कर पा रहे हैं। फिर अप्लाई कर रहे हैं यानी कुछ लर्न मटेरियल को आप रियल लाइफ सिनेरियो में यूज कर पा रहे हैं। एनालिसिस मतलब कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कैटेगराइज। इवैल्यूएट करना मतलब वही अप्रेज करना, क्रिटिसाइज करना, जस्टिफाई करना। क्रिएट करना यानी डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्लान करना, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी, सेम टू सेम। हिंदी में भी ये दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जितने हैं स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब चीजें दी हुई है। अब हम आते हैं सेकेंड डोमेन में, जो कि है अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम भावात्मक बोलते हैं, और इसको देने वाले हैं रैथहोल। एंडरसन को छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ रैथहोल ने दिया था ये। अफेक्टिव डोमेन में क्या चेक कर रहे हैं भाई, बच्चे के अंदर क्या डेवलप करवाना है, अच्छे से याद रखिएगा। जो अपना अफेक्टिव डोमेन है दैट इज कंसर्न्ड विद द लर्नर का एटीट्यूड, सबसे पहला, लर्नर का इंटरेस्ट, लर्नर की वैल्यूज, लर्नर का इमोशंस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप अफेक्टिव डोमेन में कंसिडर करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में हम उसके नॉलेज के ऊपर थे कि भाई तुझे नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं, तू अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं नॉलेज। लेकिन अफेक्टिव डोमेन में हमारा ध्यान होता है कि बच्चे के अंदर वो प्रॉपर वैल्यू आ जाए, जैसे पंक्चुअल होना, रेस्पेक्ट करना एल्डर्स को, ये सारे वैल्यूज जो है बच्चों के अंदर आ जाए। तो ये सब चीजें अफेक्टिव डोमेन में देखी जाती है। अफेक्टिव डोमेन में जो रैथहोल थे उन्होंने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कॉग्निटिव डोमेन की तरह, लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ। तो यहां पे याद करने का तरीका है आर स्क्वायर VOC, ये निमोनिक याद रखिएगा। आर स्क्वायर से क्या हुआ, आर से बना, सॉरी शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहां पे ठीक से लिख देती हूं, आर स्क्वायर VOC। आर स्क्वायर यानी 2 आर है, तो नीचे से स्टार्ट करिए। स्टार्ट होता है सबसे पहले रिसीविंग से, रिसीविंग के बाद रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। इसी को आप कैरेक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं। क्या रेड कलर दिख रहा है? नहीं, मैं ब्लैक से लिख देती हूं। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, तो इसलिए वो सी आ गया वहां का। अब इसको अगर आप समझो तो रिसीविंग, व्हाट इज रिसीविंग? अफेक्टिव डोमेन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद 5 लेवल्स। सिंपल अवेयरनेस से स्टार्ट होता है और फुल इंटरनलाइजेशन तक जाता है हायर ऑर्डर में। तो अवेयरनेस यानी देखो, सबसे पहला स्टेज है रिसीविंग का। रिसीविंग मतलब क्या हुआ कि लर्नर जो है, जैसे स्कूल में जाता है, जब टीचर को बहुत ध्यान से सुनता है तो कुछ वैल्यूज, कुछ एटीट्यूड वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। सबसे पहले वो रिसीव करेगा टीचर से या पेरेंट्स से, किसी से भी, दोस्तों से। सबसे पहले रिसीविंग आया, तो रिसीविंग हुआ। रिसीविंग में लर्नर पैसिव में है, ठीक है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है लर्नर। इसके बाद आते हैं रिसीविंग के बाद, जब रिसीव किया उसने तो वो अब रेस्पॉन्ड करना चालू करेगा। रेस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और वो पर्टिकुलर जो स्टिमुलाई आया है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करना चालू करेगा। स्टिमुलाई मतलब जैसे मैम ने कोई वैल्यू समझाई बच्चों को क्लास में, दैट इज स्टिमुलाई।
स्टिमुलाई बोलते हैं उसको, जो मतलब वो एक उसको मिला कि हाँ भाई ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब जो उसने प्राप्त किया उसके बदले में वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इंगेजमेंट, इन्वॉल्व करेगा, लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसको आंसर करेगा, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये रिस्पॉन्डिंग हुआ। रिस्पॉन्ड करने के बाद जो अगला स्टेज होता है, धीरे धीरे वो वैल्यू करने लग जाता है। वैल्यू करने का मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू से अपने आप को अटैच कर लेगा, या फिर जो आइडिया आया है उससे एक वैल्यू अटैच कर लेगा। जैसे आइडिया आया कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए हमेशा, नो मैटर व्हाट, बड़े गलत भी बोल रहे हैं तो मुंह पे आप उसको गलत नहीं बोलते हैं, है ना, रेस्पेक्ट देते हैं बड़ों को। तो ये वैल्यू जो ये जो आइडिया आया था टीचर की तरफ से, या जो वैल्यू सिखाई गई थी, अब उस पे अपने आप को, अब उस वैल्यू पे अपना वर्थ जो है वो अटैच कर देगा वो, ठीक है, यानी कि कमिटमेंट, उस वैल्यू के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाएगा वो, ठीक है। वैल्यूइंग, जैसे शोइंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, जब वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा था तो दूसरों के ओपिनियन को अब वो रेस्पेक्ट देने लग गया। ये एक वैल्यू होती है जिसपे वो अटैच हो गया, ठीक है। तो वैल्यूइंग के बाद अब आएगा ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, समय के साथ साथ बहुत सारे वैल्यूज आपको मिलते हैं, बहुत सारे इमोशंस के थ्रू आप गुजरते हैं। धीरे धीरे लर्नर क्या करता है, लर्नर जो है वो ऑर्गेनाइज करने लग जाता है इन वैल्यूज को, किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देना है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है, किसको कम देना है, इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज करने लग जाता है। बहुत सारी वैल्यूज जो उनको मिलती है उसे कंपेयर करेगा, रिलेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा यहां पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बैलेंसिंग पर्सनल गोल विद सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और कुछ पर्सनल गोल भी होता है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा है बच्चा। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया, किसको प्रायोरिटी पहले देना है वो समझ गया है वो। और लास्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन, इसी को हम इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि ये हाईएस्ट लेवल है। इस स्टेज तक आते आते जो लर्नर होता है वो वैल्यूज को इंटरनलाइज कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। धीरे देखो, जब बच्चे स्कूल में रहते हैं दूसरों के ओपिनियन को रेस्पेक्ट देना सीखते हैं, तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप जब अपनी फैमिली लाइफ में आते हैं तो अपने जो पार्टनर है उसके ओपिनियन को रेस्पेक्ट देना सीखते हैं, डोमिनेट नहीं करते। तो क्या हुआ, ये वैल्यू इंटरनलाइज हो गई, कैरेक्टराइजेशन हो गया आपका, ठीक है। और ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर को बिल्कुल गाइड करेगी, ठीक है। सो दिस इज आर स्क्वायर VOC दैट इज गिवन बाय रैथहोल। ध्यान रखिएगा, हिंदी में पूरा दिया हुआ है। जागरूकता प्राप्त करना पहला, फिर प्रतिक्रिया, भागीदारी, फिर मूल्यांकन किया, फिर उसके बाद जो है संगठन किया, शिक्षार्थी मूल्यों को प्राथमिकता देकर और उनके बीच संघर्षों को हल करके एक प्रणाली में व्यवस्थित करते हैं, फिर आएगा चरित्र निर्धारण या आंतरिककरण बोलते हैं, ठीक है। अब अगर अफेक्टिव डोमेन में असेसमेंट कैसे किया जाएगा, मान लीजिए टीचर को देखना है कि भाई बच्चों के इमोशंस कितने डेवलप हुए, बच्चों की वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज डेवलप हुई। तो जब अफेक्टिव डोमेन, इस डोमेन में जब असेसमेंट किया जाता है तो जनरली आप सभी जान रहे हैं कि अफेक्टिव डोमेन क्या है। जैसे देखो, कॉग्निटिव डोमेन में अगर आपको असेसमेंट करना होगा तो आप टेस्ट ले लोगे, है ना, मैथ्स का कितना नॉलेज आया तो आप टेस्ट ले लो, वेरी सिंपल, स्कोर्स आ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या, मतलब बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज आई। लेकिन जब अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो आप नोटिस करना, अगर मान लीजिए कि बच्चा अपने दोस्तों के ओपिनियन को कितना रेस्पेक्ट दे रहा है, ये अगर आपको मेजर करना है तो आप कोई टेस्ट तो ले नहीं सकते, ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव जैसा हो जाता है। इसमें जो आप चेक कर रहे हैं ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, क्वालिटेटिव जो तरीका होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन करिए, आप चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल बनाइए, सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल बच्चों को लिखने के लिए बोलिए, है ना, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, या तो आप इंटरव्यू लीजिए। तो ये सारे असेसमेंट के तरीके होते हैं अफेक्टिव डोमेन में, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जरूर यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, अफेक्टिव लर्निंग का। अब आते हैं हम तीसरे डोमेन पे, जो है साइकोमोटर डोमेन, RH डेव, ठीक है, RH डेव का दिया हुआ है
और ये ध्यान रखिएगा, RH डेव जो है इन्होंने साइकोमोटर डोमेन दिया और इसको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया, इन्होंने भी लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ लेकर गए और इसका जो निमोनिक है वो है आई एम पैन। आई एम पैन यानी सबसे नीचे। अब देखो साइकोमोटर डोमेन में हम क्या देखते हैं कि बच्चे का फिजिकल एबिलिटी डेवलप हो, मोटर स्किल्स डेवलप हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया तरीके से हो, है ना, ये सब चीजें डेवलप कराने के प्रति हमारा जो है एम होता है इन साइकोमोटर डोमेन। तो इसलिए आप नोटिस करना, जब टीचर साइंस टीचर भी होती है तो साइंस टीचर सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे ध्यान नहीं देती, वो उनको एटीट्यूड भी देती है, वैल्यूज देती है, अफेक्टिव डोमेन, और एक्सपेरिमेंट भी करवाती है, हैंड्स ऑन लर्निंग भी करवाती है, ताकि साइकोमोटर डोमेन की तरफ भी जो है बच्चों का डेवलपमेंट हो, है ना। तो यहां पे अगर आप देखो तो सबसे पहले होता है इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, प्रेसिजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। सीक्वेंस में आपको याद रखना है। आई एम पैन। इमिटेशन क्या चीज है? इमिटेशन मतलब, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइकोमोटर डोमेन जो है 3 लोगों ने डेवलप कर रखा है इससे पहले। एक सिम्पसन ने किया था 1966 में, उतना फेमस नहीं है। उसके बाद आए थे RH डेव जो 1968 में किए थे। ईयर जरूर याद रखना, कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है, आजकल तो NTA बहुत फैक्चुअल पूछ रहा है। और इसके बाद एक अनीता हैरो करके भी थी। अनीता हैरो बिल्कुल इंडियन ही है। अनीता हैरो मे बी इंडियन बॉर्न होंगी पर बाहर रही होंगी। 1972 में किया था। इसको भी हम पढ़ लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है अनीता हैरो का। ठीक है, पहले RH डेव के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो आई एम पैन में है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है एक्शन को और उसको ऑब्जर्व करके इमिटेट करने की यानी नकल करने की कोशिश करता है। जैसे जब आप 4 व्हीलर चलाना सीखते हो, वहीं से कंपेयर करते हैं इस डोमेन को, तो जब 4 व्हीलर चलाना सीखते हो तो ड्राइविंग क्लास जाते हो या आपके पापा सिखा रहे हैं, आपकी मम्मी सिखा रही है, तो आप उनको पहले देखते हो, है ना, ये कैसे चला रहे हैं, कैसे स्टीयरिंग ऑन करना है, पहले तो गाड़ी कैसे चालू करना है, चाबी से ऐसे चालू करते हैं, फिर गियर ऐसे लगाया, हाँ ये सब चीजें सब समझाई उन्होंने। तो आपने क्या पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया और रेप्लिकेट किया, यानी इमिटेशन। सबसे पहला है इमिटेशन स्टेप। ठीक है, उसके बाद इमिटेट करने के बाद क्या करते हो, अब गाइडेड प्रैक्टिस होती है यानी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, अब आप खुद परफॉर्म करते हो टास्क, लेकिन यहां पे गाइडेंस है। यहां पे आपके पापा बैठे हैं बाजू में और अब आप खुद गाड़ी चलाना चालू कर रहे हो। साइकिल चलाना सीखा था ना, वो भी एक एग्जांपल ले सकते हो। तो आपके पापा पीछे बैठे रहते थे या साथ साथ चलते थे, नहीं बेटा ऐसे चला, ऐसे हैंडल पकड़, ऐसे ब्रेक लगाना है, ऐसे घंटी बजाना है, जो भैया आप सब लोगों ने सीख रखा है उसको इमेजिन कर सकते हो। तो पहले आपने इमिटेट किया, फिर मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट मतलब खुद से करना है मगर गाइडेंस है साथ में। इसके बाद मैनिपुलेशन के बाद आता है प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी आती है और इंडिपेंडेंट हो जाता है लर्नर। ठीक है, तो लर्नर परफॉर्म करेगा स्किल एक्यूरेटली मगर क्या है, इंडिपेंडेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे गाइडेंस नहीं है। थोड़े बहुत एरर तो होंगे ही होंगे, गिरते पड़ते रहते थे हम लोग। प्रिसीजन, इसके बाद आएगा आर्टिकुलेशन। अब जो है ये स्टेज और ज्यादा अच्छा हो गया। अब यहां पे आप जो है मस्त साइकिल चला रहे हो, ब्रेक भी लगा रहे हो, घंटी बजा रहे हो और हाथ छोड़ के भी जो है चलाने की कोशिश करते थे लोग। तो ये एक आर्टिकुलेशन हो गया। आर्टिकुलेशन मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन और अडेप्ट कर गए आप। कोऑर्डिनेशन, सारे स्किल्स कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो लर्नर जो है मल्टीपल स्किल्स को इंटीग्रेट कर रहा है टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। एक्शन स्मूथ, एफिशिएंट और वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाती है। इसके बाद जो है वो आता है नेचुरलाइजेशन। मतलब कि भाई अब सोचना ही नहीं पड़ता, अनकॉन्शियसली आप चला रहे हैं साइकिल। आपको सोचना पड़ता है, या जब गाड़ी चलाना सीख जाता है उसको सोचना नहीं पड़ता कि कब कौन सा गियर बदलना है, कौन सा गियर लगना चाहिए, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, सोचना नहीं पड़ता है। वो नेचुरलाइजेशन फेज है जहां पे स्किल्स जो है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक। कुछ कॉग्निटिव एफर्ट नहीं लगेगा। आप बोलो अनकॉन्शियसली जो है वो काम कर रहा है, कॉन्शियसली सोचना भी नहीं पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो ये जो है आपका नेचुरलाइजेशन स्टेज हो जाता है। आप ऐसा बोल सकते हैं नॉट कॉन्शियसली, ऐसे लिख दीजिए, नॉट कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है,
तो ये नेचुरलाइजेशन हो गया, आई एम पैन। तो ये आपका हो गया साइकोमोटर डोमेन। हिंदी में देखेंगे तो अनुकरण सबसे पहले, फिर हेर फेर करना चालू कर दिया, निर्देशित अभ्यास, फिर परिशुद्धता आई, सटीकता और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति किया, समन्वय और अनुकूलन, और प्राकृतिककरण, महारत और स्वचालन। अब साइकोमोटर डोमेन को आपको एसेस करना है इस डोमेन में, तो आप परफॉर्मेंस टेस्ट ले लीजिए बच्चे का, रूब्रिक्स एंड चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो बनवाइए, सिमुलेशन एंड रियल लाइफ टास्क दीजिए बच्चों को, प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन में उनका असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइकोमोटर डोमेन बाय RH डे। अब आते हैं हम अनीता हैरो के साइकोमोटर डोमेन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे इन्होंने पूछा है दैट सीक्वेंस द फर्स्ट 5 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज डिवाइडेड बाय अनीता हैरो फॉर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं क्या है। ये रहा 1972 में दिया था हैरो ने, यानी डेव के बाद दिया था अनीता हैरो ने। अब अनीता हैरो के अगर तुम साइकोमोटर डोमेन को देखोगे ध्यान से, तो यहां पे लोअर लेवल ये है लो लेवल, और ये है हाई लेवल। यहां ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट, फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये कैसा मूवमेंट है, ये इसको ऐसे याद रखना कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट आता है ना। छोटा बच्चा जो होता है ब्लिंक करेगा, आप चिमटी काटोगे तो हाथ हटाएगा, है ना। तो ये जो है सबसे पहला मूवमेंट डेवलप होता है, और वहां से धीरे धीरे हम लोग जो है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उस तरह से हमारा साइकोमोटर डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से अनीता हैरो ने ये डोमेन दिया है। तो सबसे पहले आप देखो तो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री होता है, अनलर्नड होता है, कोई सीखता तो नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो कहाँ कोई सीखता है। इवन तुमको पता होगा अगर तो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, जो पेडियाट्रिशियन होते हैं वो चेक भी करते हैं उनको ऐसे मार के हल्का सा हिला के कि इनके अंदर वो रिफ्लेक्स मूवमेंट है या नहीं, ये चेक किया जाता है। तो ये है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, स्नीजिंग होता है, इनवॉलेंट्री है, रिफ्लेक्स मूवमेंट। इसके बाद बच्चा फंडामेंटल मूवमेंट चालू होता है, यानी बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, जैसे चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, चीजों को पकड़ने लग जाता है, ग्रास्प करने लग जाता है। ये है फंडामेंटल मूवमेंट। उसके बाद डेवलप होता है परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है कोई चीज, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी। यानी कि सेंसरी रिस्पॉन्स टू द विजुअल क्यूज। जैसे कोई चीज अगर आपको दिख रही है चलते हुए तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो परसेप्चुअल एबिलिटी इसी को बोलते हैं, आप परसीव कर पा रहे हैं या नहीं। जो विजुअली ऑडिटरी आपको कुछ चीजें सुनाई दे रही है तो कैसे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल एबिलिटी। इसके बाद फिजिकल एबिलिटी फिटनेस में आ जाता है, जहां पे स्ट्रेंथ चेक किया जा रहा है, स्ट्रेंथ बच्चों का बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों की बढ़ जाती है ना। बच्चों का जो एंड्योरेंस पावर है, कॉम्प्लेक्स एक्शंस करने लग जाते हैं, फिजिकल फिटनेस में आ जाता है। फिर स्किल्ड मूवमेंट है। स्किल्ड मूवमेंट, जब भी स्किल्ड मूवमेंट आए मतलब क्या हुआ, अब ये मूवमेंट लर्नड मूवमेंट है। जैसे जब बच्चा डांस करता है, देखो फिजिकल एबिलिटी दौड़ना भागना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन हर कोई डांस के स्टेप्स तो नहीं कर सकता, हर कोई स्विम तो नहीं कर सकता, हर कोई फुटबॉल तो नहीं खेल सकता। तो ये होते हैं स्किल्ड मूवमेंट जो सीखे जाते हैं, लर्नड होते हैं। ठीक है, तो लर्नड और प्रैक्टिस स्किल्स आता है। और लास्ट में है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव मतलब अब जो है अनीता हैरो, ये सारे के सारे तो चलो ठीक है फिजिकल मूवमेंट थे, नॉन डिस्कर्सिव मतलब क्या था एक्चुअली में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो ये कहना चाह रही है कि सबसे टॉप लेवल का होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब क्या, आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन वैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन नॉन वर्बल से समझ सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन जो ये मैं हाथ हिला रही हूं, मेरे आईब्रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं हंस रही हूं, बोल नहीं रही हूं, लेकिन ये जो सारे मूवमेंट हैं, एक्सप्रेशंस, मेरा जेस्चर, मेरा पोस्चर, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन,